बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, आए रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई होती रहती है। कभी अपोजिशन अरकान इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और कभी हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और यूँ मामूल की कार्रवाई आए रोज़ मुतासिर होती रहती है। बात करेंगे हम इस प्रोग्राम में कि हुकूमत की बजट की मंजूरी के बाद पोजीशन क्या है, इत्तेहादियों के अगले मूव क्या होंगे, अपोजिशन अपनी तहरीक क्या चला पाएगी और अगर तहरीक चलती है तो वो किस हद तक कामयाब होगी। इस सारे इशू पर बात करेंगे और साथ ही साथ क्या हुकूमत बजट की मंजूरी के बाद कामयाब करार पाई है या फिर अपोजिशन अपनी असल चाल अब चलेगी। इस सारे इशू पर बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आऊँगा, इस वक्त जो इत्तेहादी हैं वो किस हद तक मजबूत हैं हुकूमत के साथ खड़े रहने के लिए, अपोजिशन की अगली मूव क्या होगी और वो जो APC बुलाने के लिए इस वक्त एजेंडा चल रहा है, क्या वो वन एजेंडे पे APC बुलाई जाएगी या उसमें तमाम बटे हुए होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यार सर, एक चीज़ तो ज़हन में रखिएगा, इत्तेहादियों को हुकूमत के अलावा किसी और तरफ जाने का जहाँ तक ख्याल है ना, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी और तरफ बाकी इत्तेहादी भी चले जाएंगे। जो बलूचिस्तान के इत्तेहादी गए हैं वो भी, अब मैंने फिर पहले भी कहा था, हो सकता है कुछ दिनों बाद वापस आ जाएँ या वो न्यूट्रल हो जाएँ। उन्हें पता है कि अपोजिशन से वो कुछ नहीं मिलना जो मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत से मिल सकता है, इसलिए मज़ीद किसी इत्तेहादी का टूट कर जाना मुमकिन नहीं। मेरे पास वो इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं, इन्होंने जिस दिन खाना इशाइया दिया, इशाइया के बाद जिस तरह बजट बासानी इन्होंने मंजूर किया, गो उसमें कहा जा रहा है कि इनके पास इनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर अपोजिशन की भी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी। अपोजिशन के भी कुछ परिंदे जो हैं वो मौजूद नहीं थे। इनमें से इनके 3 MNA जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर थे। शेर रशीद जो इनके इत्तेहादी हैं वो ठीक नहीं थे, एक वफात पा चुके हैं। इस तरह अगर आप देखें तो पीरियड जो है या आप वो क्लास जो लगी हुई थी, जिस क्लास में तादाद गिनी जानी थी पार्लियामेंट की क्लास, वो इनकी मुकम्मल बनती है। आने वाले दिनों में हालात किसी और तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, हालात हुकूमत के किसी और तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। मेरे पास जो इतलात हैं वो इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 3 ग्रुप बन गए हुए हैं और 3 ग्रुप जो हैं जिसमें शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ, ये 3 ग्रुप बन चुके हैं। इन 3 ग्रुपों ने अपनी चुदराहट कायम करने के लिए कोशिश करनी है। मरियम एक के साथ है, एक जो है वो अपनी जो है तमाम सिफारिशात और अपनी तमाम हमदर्दियाँ मियाँ नवाज शरीफ को देना चाहता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी हमदर्दियों पर यकीन नहीं करते। और एक शहबाज शरीफ साहब हैं जिनके जो साथी हैं वो हर सूरत में चाहते हैं कि हम मसालती जो है सियासत वो करें। और आप क्या समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब 3 हफ्तों के लिए बीमार हैं? ये बीमार नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत में भी बिलावल भुट्टो की क़यादत को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए वो उस किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अपने बंदों को भेज रहे हैं, अपना प्रेशर कायम रख रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद इस तहरीक को नाकाम करने में होंगे। और साथ साथ आपको ये भी मैं बिल्कुल क्लियर अब ये खबर ब्रेक कर दूँ और ये मैं बताता चलूँ, मेरी बड़े ज़ुम्मेदार शख्सियत से बात हुई है जिसका तल्लक मौलाना फजलुर रहमान के करीब तरीन लोगों से है। तो मैंने उनसे पूछा, जी बिलावल भुट्टो ABC बुला रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमारे लोग ज़रूर जाएंगे, लेकिन तहरीक वही चलेगी जिसकी क़यादत जो है मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। जो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आगे तहरीक को लेकर नहीं जाएगी, कोई ना कोई हीले बहाने होंगे, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत में भी बिलावल जो है उसकी क़यादत कबूल नहीं करेंगे। आपको APC कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही? APC इतनी कामयाब होगी कि वो एक जो होता है ना 5, 6, 7 या 10 मेल मुलाकातें होंगी, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तहरीक एतमाद या जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारा कुछ हो जाएगा, आप नागज़ीर है, फला हो जाएगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। सही। गिल साहब कहते हैं कि बात करें तो लहजे से और अल्फाज के चुनाव से इरादों और मुस्तकबिल का आप कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं है, आज वो कहते हैं कि -1 का फार्मूला अपोजिशन अपनाए हुए है, मैं माइनस हो भी जाता हूँ तो मेरे जो लोग हैं वो इनको नहीं छोड़ेंगे। अब क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म को -1 पर बात करनी पड़ रही है? मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है वज़ीर-ए-आज़म को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब से टेक्नोलॉजी आई और फिर ये मीडिया हुआ से राना अजीम साहब सामने बैठे हैं, माशाल्लाह बड़े तजुर्बेकार साहब भी हैं, ये मेरी इस बात से एग्री करेंगे
कि बहुत सारे जो इनकी तरह बड़ा तजर्बा हासिल करके यहाँ तक पहुंचे सहाफ़ी वो कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी ट्रेनिंग कम है वो बगैर तस्दीक के उन्हें कोई बंदा उनके कान में कोई बात कह देता है, वो उसको खबर बना के चला देते हैं। तो अफवाह को खबर में कन्वर्ट करना आजकल आम हुआ। उस दिन जब वो डिनर से बाहर निकले तो वो खबरें देखी हमने, बहुत सारे चैनल्स ने चलाई, बहुत ही मुसद्दका चैनल्स ने भी चलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गलत और झूठ खबर। प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि मैं आखिरी ऑप्शन, बिल्कुल नहीं कहा। वो ना ही उन्होंने कहा, ना इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, ना लफ्ज ये थे ना कॉन्टेक्स्ट ये था। वो तो एक अपनी पार्टी की बात कर रहे थे कि हमारी पार्टी जो है, इन्होंने चोरों लटेरों को हरा के हम ये आए हैं और यही ऑप्शन है कौम के पास, क्योंकि उनको तो कौम देख चुकी है उनकी लूटमार को। और इस बात को बाहर जो खबर दी गई, यार अब उस खबर पे दूसरे तीसरे दिन आपका सवाल है मेरे से, अब मैं एक तजिया करूंगा, उस तजिए को लेके एक और तजिया होगा और फिर और होगा, लेकिन उसकी जो बुनियाद है वो झूठ पे है। तो पहली बात तो ये कि खान साहब ने ये कभी नहीं कहा जो उस दिन रिपोर्ट किया गया। तो इसका तो चले आज के दिन की बात कर लेते हैं, -1 की बात। जो आज उन्होंने बात की वो बहुत क्लियर है, और वो पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं, और वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा, मैं किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा, अपने असूलों पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर इमरान खान ने असूलों पे कंप्रोमाइज करना होता तो वो परवेज मुशर्रफ के साथ वज़ीर आज़म बन जाते। असूलों पे कंप्रोमाइज करना होता तो वो आते, पीपल्स पार्टी के साथ हम बातचीत करते, उनको कहते सिंध में आपको नहीं छेड़ेंगे, जो ये करते थे एक दूसरे के साथ नून वाले। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो हमें नहीं आती। हम आगे ने कहते कि सिंध में आप लूटे, इधर हम लूटेंगे। तो आप देखते कैसे नून को तख्ते के साथ लगाते हैं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ बाजू ऊपर कर करके नारे मारती। लेकिन इमरान खान साहब का पहले दिन से कौम के साथ ये वादा है कि वो कभी भी ऑब्जेक्टिव पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अपना जो मिशन है, मिशन क्या है? इंसाफ सबके लिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी बराबर, रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो रहा। तो उन्होंने जो आज अपने खिताब में फरमाया वो ये फरमाया कि आप मुझे डराते हैं कि -1 करा लेंगे, कर लेंगे, मेरी हुकूमत गिरा देंगे, आप जो मर्जी कर लें, जब तक मैं हूं मैं किसी सूरत अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है, आज नई नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने तकरीर में कहा, तो अब इसमें तबसरे भी होंगे, बातें भी होंगी, लेकिन ये इमरान खान की पहले दिन से कई दफा, बहुत दफा हमारे सामने भी कह चुके हैं, पब्लिकली भी पहले भी वो कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं कंप्रोमाइज इन चोरों के साथ नहीं करूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये आज पहले दिन नहीं कहा, पहले भी कहते आए। तो गिल साहब, इत्तेहादी किन यकीन दहानियों पे साथ खड़े हैं? क्योंकि शाहजैन बुगटी साहब ने तो मुलाकात कर ली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो क्या आपको लगता है कि इत्तेहादियों को इस मुलाकात से शय मिलेगी अपोजिशन के पास जाने के लिए, या फिर हुकूमत ने उनके सामने ऑप्शन ही बेहतरीन रख दिए हैं कि वो किसी जानिब मूव भी नहीं कर सकते? ये तो आपको इत्तेहादी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता माजरत के साथ। मैं तो सिर्फ आपको जो तजदिया मेरे लीडर की जो बात है उस पर आपको कर दिया है कि मुझे जिस इमरान खान का पता है, उस इमरान खान के साथ एक बंदा भी नहीं खड़ा होगा तो वो कभी अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेगा। हमारी अपनी सारी पार्टी भी हट जाए तो वो अकेला भी खड़ा हो, आखिरी बंदा भी अगर खड़ा होगा तो इमरान खान अपने नजरिए के ऊपर खड़ा रहेगा, ये मैं उनको जानता हूँ। तो बुनियादी गिल साहब, ये कौमी असम्बली में क्या चल रहा है? आए रोज हंगामा आराई होती है, कभी फवाद चौधरी साहब के दरमियान हो जाती है, ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान, या फिर आज अली जैदी साहब, नवीद कमर साहब और कादिर पटेल साहब के दरमियान हो जाती है। किसी दिन कोई मस्बत गुफ्तगू क्यों नहीं होती उस प्लेटफॉर्म पे? उसमें वहां पे बहुत सारे जो कल्चर पहले से बन गया हुआ अनफॉर्चुनेटली वो आपके सामने है, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में ये वतीरा है, यहाँ पे तो थप्पड़ लगते रहे, दस्तों गिरेबान, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया हुआ। तो ये वो जो कल्चर बन गया हुआ है सियासत का, और वो किसी हद तक वो दुरुस्त भी है कि वो चोरी भी करते हैं, लूटते भी हैं, फिर लंबे लंबे भाषण झाड़ते हैं और हम उनकी तकरीरों को ग्लोरीफाई करते हैं। किसको नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ साहब ने डट के करप्शन की है, लेकिन वो असेंबली में आके डेमोक्रेसी के बहुत बड़े फनकार बनते हैं, अपने रियासती इदारों के ऊपर गाली गलोच करते हैं, हम सारे टेलीविजन पे उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। हम उनकी तकरीरों को बहुत समझते हैं कि ये रॉबिन हुड आ गए, हालांकि इनकी असलियत ये हमारी कौम के नीचे जाने का मसला ये है। हमारे यहाँ जो रॉबिन हुड नहीं है वो रॉबिन हुड बनना चाहता है, और जो रॉबिन हुड है उसे वो शायद उतनी वाकई बात नहीं करता। तो ये जो शेख रशीद बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, जिनके नाम खाना नंबर 2 में लिखे हुए हैं, वो प्रिटेंड करते हैं खाना नंबर 1 में। अब जब उन्हें वो स्पेस उतनी खुली, क्योंकि मिली जुली नूरा कुश्ती नहीं है,
ना पीटीआई वो स्पेस नहीं देती तो वो थोड़े से झंझला जाते हैं और फिर लड़ते हैं। हालांकि इन्होंने ये तो कहते हैं कि हम हर तरह के हालात में पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर तनकीद के अंदर बैठा करें ना, तकरीर किया करें और तकरीर सुना करें। जैसे मुराद सईद खड़ा होता है ये भाग जाते हैं। इसका मतलब अच्छा, आज शहबाज गिल साहब, आपने बजट मंजूर करा लिया, बजट बड़े अच्छी तरीके से मंजूर हो गया। क्या आप समझते हैं कि जो तादाद बजट में आपके हक में थी यही होनी चाहिए थी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी? ये इससे कोई 2-4 कम भी होते तो हमारे लिए चपा नहीं था। बिल्कुल ठीक हुई है। 166 लोग बैठे हुए थे, 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, 3 लोगों के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव है। 3 लोगों के बहुत करीबी अजीज, किसी की बहन, किसी की वालदा, बहुत करीबी अजीज जो है वो वफात पाई हुई है, इसलिए वो नहीं थे। शेख रशीद साहब आने को तैयार थे लेकिन उनको खुद हमने रिक्वेस्ट की वो ना आए, क्योंकि उनकी आपको पता है कि उन्होंने अभी रेस्ट करनी चाहिए, डॉक्टर उन्होंने बताया हुआ है। 2 हमारे मेंबरान जो हमारे पार्टी के लॉयलिस्ट हैं वो बाहर फंसे हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, इसलिए वो नहीं आ सके। उसके बावजूद 166 मेंबरान अंदर थे और आप 166 के अंदर 15 मेंबरान और डाल लें तो आपके सामने 181 है। तो अब आप मुझे खुद बता दें कि 181 ठीक गिनती है या गलत है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाए। यानी हुकूमत अब तक की कारकर्दगी पे मुतमईन है और हुकूमत को ये कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो इत्तेहादियों के साथ कितना अरसा चलेगी। हुकूमत ने अब तक जितना इत्तेहादियों के साथ ताल्लुक कायम किया और अपोजिशन के साथ जो रवाबित रखे उस पर हुकूमत मुतमईन दिखाई देती है और मुस्तकबिल हुकूमत को अपना रोशन दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, सबसे पहले बात ये होगी कि ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है वो कब बुलाए जाने का इम्कान है? क्या वन एजेंडे पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और अगर बुलाई जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको कहां पे खड़ी दिखाई देती? शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, जो ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी डेट इसकी आ जाएगी। इस पे प्रिंसिपली सारी जमातें एग्रीड हैं और ये मोस्ट लाइकली एक हफ्ते के टाइम में ये मीटिंग का इनेकाद होगा, उम्मीद ये है। और जहाँ तक ताल्लुक इसके एजेंडे का है, वो कोरोना इशू उसके एजेंडे का हिस्सा है। जो गवर्नमेंट ने इस वक्त बजट बनाया, कोरोना का बजट नहीं है, बल्कि इस बजट के ऊपर सारी अपोजिशन ने इसको मुस्तरद किया है। ये इशू है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी गंभीर सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, ये इसका इशू है। 18वीं तरमीम NFC को जिस तरह हुकूमत टैकल कर रही है या उस पर जिस तरह खेल रही है, वो कौमी सलामती के साथ खेलने के दरपे है। तो ये वो इश्यूज हैं कि इससे कैसे ओहदा बरा हुआ जाए, और अब शायद इसमें ये भी एजेंडा शामिल होगा कि किस तरह इस हुकूमत से, जो नारे तो अवाम दोस्ती के लगाती रही लेकिन अवाम दुश्मनी पे मुंतज हुई है, कि उनका हर कदम अवाम की ज़िंदगी तंग करने में, अजीरन करने में साबित हुआ, तो इससे किस तरह जान छुड़ाई जाए, ये उसका -1 भी एजेंडे का हिस्सा होगा? -1 कोई नहीं होता जी, -1 का कोई तस्वर नहीं होता। ना हम किसी -1 के कल हक में थे, ना आज हक में है। ये किसी का फैसले का हक नहीं है। -1 करने का हक सिर्फ अवाम के पास है, अवाम के नुमाइंदों के पास है। जिसके साथ अक्सरियत होगी उसको ऐवान में रहना चाहिए। ये -1 बेसिकली अथॉरिटेरियन रूल के, अथॉरिटेरियन माइंड की पैदावार है। इस तरह की कोई सोच नहीं है। कायरा साहब, राना अजीम बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार उसके लीडर 6 दफ़ा कह चुके हैं और आज भी कहा उन्होंने, वो -1 के फार्मूले को आगे लेकर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है, तो किस तरह ये इत्तेहाद या किस तरह ये मुतहिदा पोजीशन आगे चलेगी? देखिए, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को जब तक वो हैं ये मुल्क खतरे में होगा, दिन ब दिन जिंदगियाँ तंग होंगी, हम भी यही कह रहे हैं। इससे -1 कहाँ हो गया? -1 तो होता था पीपल्स पार्टी के लिए कि जी आप पहले बीबी शहीद को अलग कर दें तो बस ठीक चल जाएगा काम, -1 हो जाएगा। ये राना तनवीर और ख्वाजा आसफ ने कहा है ना, ख्वाजा आसफ ने गुजारिश करो ना कि ये तस्वर हमारे साथ ही चला। ख्वाजा साहब की बात जहां तक मैं समझा, वो वजीर आजम साहब के जाने की बात कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए और नई हुकूमत बननी चाहिए, ये बात जो मैं समझा। नहीं, उन्होंने तो बकायदा, कायरा साहब मैं वही अर्ज करना, उन्होंने तो बकायदा मैं फिर वजाहत करता हूँ। ये लफ्ज जो -1 के हैं, ये हमेशा अथॉरिटेरियन रूल की तरफ से आए और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते रहे, फिर मुस्लिम लीग के खिलाफ भी चले ये लफ्ज।
जब मियां नवाज शरीफ को हटाने की बात, पहले बीबी शहीद को अलग कर दो, ओके -1 फार्मूला था, जरदारी साहब को अलग कर दो, -1 फार्मूला था, मियां नवाज शरीफ को हटा दो, शहबाज शरीफ को ले आओ, -1 फार्मूला। इस तरह का कोई फार्मूला हम ना कह रहे हैं ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तब्दीली ये हुकूमत की बात की जा रही है और उसमें कोई शक नहीं। सही। कायरा साहब, अगर एपीसी को लीड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो क्या आप ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ खड़े होंगे? हम तवक्को करते हैं, बिलाशुबा मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ थे, हैं। गिले शिकवे जरूर होंगे, उन्हें हमसे होंगे, हमें उनसे होंगे, हो सकते हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बजट से पहले, तो उसमें भी वो साथ शामिल थे। जो रेजोल्यूशन जिसके जरिए मुश्तरका अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद किया, उसमें भी उनकी जमात शामिल थी और अकरम खान दुरानी साहब वहाँ मौजूद थे। कायरा साहब, अदम इत्मीनाद की तहरीक ऑप्शन है? ऑप्शन क्या होंगे जी, क्या तरीकाकार होगा, ये बात अगर मेरे दिमाग में कोई है भी तो मेरा ये हक नहीं है कि मैं उस बात को इस तरह यहाँ मीडिया पे डिस्कस करूं। ये कौमी क़यादत बैठेगी, सारी जमातों की क़यादत बैठेगी, वहां बैठ के फैसला करेगी कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अभी इस पे बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कायरा साहब, हुकूमती नुमाइंदगान ये समझते हैं कि अपोजिशन के तमाम हरबे नाकाम हो गए, बजट पास हो गया। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन किस हद तक नाकाम हुई, या फिर बजट के पास होने के बाद हुकूमत के मुश्किल वक्त का अब आगाज हुआ चाहता? पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि हुकूमत तब हुकूमत होती है कि उसके पास वोट ज्यादा होते हैं। अगर वोट थोड़े हो जाएं और अपोजिशन के पास वोट ज्यादा हो जाए तो हुकूमत नहीं रहा करती। सो गवर्नमेंट के पास वोट तो थे, हमने कब कहा कि इनके पास वोट नहीं रहे? हम ये कह रहे थे कि जो हालात गवर्नमेंट ने किए हैं, इनके इत्तेहादी और इनके अपने साथी वो इसको वोट नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे रजिस्ट नहीं कर पाएंगे उस अवामी दबाव को, जो अवामी नफरत का एक अलाव उबल रहा है। और आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने 180 के करीब वोट है इनके पास और 160 वोट वहां पे प्रेजेंट हुए। 172 वोट से ये स्ट्रिक्टो सेंसो अगर कहा जाए तो इस बजट को 50% वोट नहीं मिले, ऐवान के 50% वोट नहीं मिले। टेक्निकल ठीक है, वोट टेक्निकली पास हो गया, लेकिन ये वो बजट है जिसको 50% मेंबरों ने वोट नहीं दिया। इन 172 वोट हो तो 50+1 होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास वोट क्लेम तो ये करते हैं, लेकिन ये 50% तादाद भी खड़ी नहीं कर सके बजट में। हालांकि वज़ीर आज़म साहब ने दावतें भी दी, मेंबरान की बातें भी सुनी, उनको तरक्याती बजट के वादे भी किए गए, कुछ हुक्मनामे भी जारी हुए, लेकिन वो 50% भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन इसलिए अपोजिशन होती है कि उनके पास वोट थोड़े होते हैं। अपोजिशन का काम, अपोजिशन तो एक दिन पहले इस बजट को मुस्तरद कर चुकी थी। अपोजिशन ने तो जॉइंट रेजोल्यूशन कर दिया और उन मुश्तरका जमातों के जितने मेंबर हैं वो अपनी जमातों के साथ खड़े हैं। आप वो देख लीजिए कैसा है कि नहीं है। सही। कायरा साहब, शाहजैन बुगटी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की और उसके बाद बुगटी साहब काफ़ी पुरुमीद थे और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी विजन को भी सराहा कि वो बलोची अवाम के हक में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद जो दीगर इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या राब्ते बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, इस मुल्क की नुमाइंदा जमात है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो नून लीग हो, वो काफ लीग हो, वो बुगटी साहब हो, बाकी जमातें हो, वो मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ इकट्ठे रहे हैं। सो आज भी हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हम हर दौर में सब जमातों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और माजी से सीखते हैं। यही एक तरीका है। खान साहब का अपना वतीरा है, वो तो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। वो तो खुल के कहते हैं कि जिसने इत्तेहादी बनाए थे वो उनको वो जाने और इत्तेहादी जाने, नहीं आते तो ना आए, लेकिन वोट तो हमें देंगे। लेकिन हमारा वतीरा ये नहीं है, हमारा वतीरा सियासी है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सियासी जमातें एतमाद करती हैं और वो हमारे साथ राब्ते में रहती हैं, भले हम इकट्ठे हों या ना हो, वो हुकूमत में हो, हमारे साथ ना हो तो भी हमारे साथ मुलाकातें रहती हैं और हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद रहती है। कायरा साहब, मुश्किल तरीन हालात हैं मुल्क में। आसिफ अली जरदारी साहब बीमारी के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं गए, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे हैं, आपकी क़यादत के बहुत से लोग गिरफ्तार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या इस वक्त में पाकिस्तान होना चाहिए कि नहीं?
एक सियासी कारकुन, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं गुजारिश करता हूँ उनको पाकिस्तान में होना चाहिए अगर वो सेहतमंद है। अगर उनकी तबीयत खराब है और उनको डॉक्टर्स की एडवाइस ये है कि वो मुल्क में नहीं बल्कि अपना इलाज कराएं, तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। उनकी जमात यहाँ मौजूद है और आज के सहद में जब कम्युनिकेशन के ये जदीद ज़राए मौजूद हैं, सिम्बॉलिकली यहाँ होने के माने कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी जमात मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद है, बाकी सारी सीनियर क़यादत मौजूद है। सो मियाँ साहब को अपना इलाज कराना चाहिए। और क्योंकि वो तो हाउस के मेंबर भी नहीं है कि उन्होंने वोट डालना हो, लेकिन जहां तक उनकी एडवाइस लेने की है तो आप सेफ लाइंस भी अवेलेबल हैं आजकल तो जी, जूम का और स्काइप का। और मैं अपने घर बैठा हुआ अपने फोन पे आपके साथ लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो दुनिया भर के किसी कोने से बैठे हुए जूम के जरिए को 200 बंदा, 250 बंदा, 300 बंदा बैठ के प्रोग्राम कर सकता है, तो एडवाइस ली जा सकती है। अब ये उतना माने खेज नहीं है। सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ तो इलाज के लिए बाहर है, मरियम को एक्टिव होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान में है। होना चाहिए। उनकी खामोशी को क्या समझते हैं आप? उनको खामोश नहीं होना चाहिए, उनको मुतहरक होना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है यकीनन, और मरियम बीबी अपनी जमात की मजबूत आवाज़ है। और उनकी खामोशी किसी डील या किसी और चीज़ को तो नहीं, तरफ इशारा तो नहीं? नहीं, मैं ऐसी कोई बात न मेरे इल्म में है, ना मैं उस पर बात करना चाहूँगा जो बैड टेस्ट खड़ी करे। आपने मुझसे पूछा कि उनको करना चाहिए, उस वक्त एक्टिव होना चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ, उनको होना चाहिए। कायरा साहब, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, लेकिन वो आपके बारे में ये राय रखते हैं कि आप सीधी बात करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई गलत इकदाम भी उठाया हो तो बतौर पीपी रहनुमा आप उसको भी कंडेम करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वफाक और सिंध के दरमियान, ये खलीज बढ़ती जा रही है। अब वज़ीर आला सिंध ने ये ऐलान कर दिया है कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से FBR ने कटौतियां की हैं। जब तक फंड्स वापस नहीं होते तब तक हम टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे? क्या करे सूबा सिंध, क्या करे? अगर सूबा सिंध को उनका हक भी ना मिले, अगर सूबा सिंध एक जायज बात कह रहा हो, अगर सूबा सिंध ये कह रहा हो कि जी लॉकडाउन करें और ये दुनिया का तरीका है, और वफाकी हुकूमत बशमूल वजीर आजम के उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसके खिलाफ कौम से खिताब करते हुए भी कहें, और सिंध गवर्नमेंट के बारे में सारी दुनिया अच्छाई के अल्फाज कहे, लेकिन वजीर आजम किसी तकरीर में, किसी फंक्शन में, किसी जगह पे भी उसके खिलाफ एक लफ्ज ना कहे। वजीर आजम सिंध तशरीफ ले जाएं और वजीर आला को मिलने का मौका ना दे, उनको टाइम ना दे, और उनके खिलाफ इत्तेहाद को भी मिले, और वहां पे गवर्नर साहब को भी गैर आईनी काम कराते हुए उनके जिम्मे लगाएं कि आप जरा ये काम करें, तो क्या करें? वो क्या करें? इसके अलावा कोई रास्ता है उनके पास? अब वो बड़े सब्र वाले हैं, मुराद अली शाह बड़े तामुल वाले हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को जितना तंग किया गया है, जितना उनको कॉर्नर किया गया है, जितना उनको प्रेशराइज किया गया है, उसके बाद तो फिर सिंध गवर्नमेंट फटेगी ही। और अगर ऐसा हुआ है, मुझे तो क्योंकि पता नहीं है इसकी तफसील का, ये सिंध के किसी मेंबर से आप पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, कि अगर फेडरेशन ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या FBR ने एक्साइज के कोई फंड काटे हैं, उनके बजट में से कोई कटौतियां की हैं किसी बुनियाद पे, तो यकीनन उनके पास अपना एक मुकदमा होगा। वरना मुराद अली शाह कोई कमजोर बात करने वाले या उतावलेपन में बातें करने वाले आदमी नहीं है। कायरे साहब, वज़ीर आज़म ने आज खुल के कह दिया कि भारत जो है कराची के वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस है, और वज़ीर आला सिंध ने भी आज इस बात की तायीद की। पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ क्या रवैया रखना चाहिए? पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रवैया ये रखना चाहिए कि तमाम आलमी इदारों के फोरम्स पे पाकिस्तान को अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, एक फाल सफारतकारी करनी चाहिए। ये सफारतकारी नहीं है कि हिंदुस्तान 200 से कम वोटों में 184 वोटों के साथ नॉन परमानेंट मेंबर बन जाए, मुंतखब हो जाए। ये सफारतकारी नहीं चाहिए, और पाकिस्तान उस पर खामोश रहे, और पाकिस्तान उसको अपोज भी ना करे, और पाकिस्तान कश्मीर में होने वाले मजालम के ऊपर भी, और हिंदुस्तान की तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं और जो वहाँ पे अकलीतों के खिलाफ सलूक है, जो उनके वजीर आजम का रवैया है, उसको पाकिस्तान उसको एजिटेट भी ना करे दुनिया में। ये इस रवैये से कभी हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। वजीर आजम साहब ने तकरीर की और तकरीर में कुछ कह दिया, लेकिन इस तकरीरों से हिंदुस्तान का रवैया दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर में फाल सफारतकारी की जरूरत है। और वो फोरम जहाँ पे दहशत गर्दी को ज्यादा उठाया जाता है, उन आलमी फोरम्स पे
ये मामला उठाया जाना चाहिए। लाहौर आ रहे हैं बिलावल और पंजाब को फिर दोबारा गर्म किया जा रहा है, कोई बड़ी शमूलियत, कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, शमूलियतें भी होती रहती हैं जी, ये सियासी अमल का हिस्सा है। बिलावल साहब तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने कोरोना की इस वबा से पहले बड़ा एलेबोरेटेड अपना प्रोग्राम दिया था और हमने टूर शुरू किया था। एक फेज उसका हो गया था पंजाब में, हम सेकंड फेज, थर्ड फेज में हर जिले में जाने वाले थे। कोरोना की वजह से वो मामला रुक गया है। अभी भी कोरोना की वजह से उनकी मसरूफियात बड़ी महदूद रहेंगी, लेकिन इस दफ़ा के टूर में उनकी मसरूफियात में मेजर फोकस होगी और कुछ हमारी तंजीमी इशूज होंगे, तंजीमी मीटिंग्स उनकी होंगी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी अवामी राब्ता इस वक्त क्योंकि कोरोना की वजह से हो नहीं पाता, इस वक्त फिजिबल नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन वो बहरहाल हमारे साथ बैठ के अपनी तंजीम के साथ बैठ के तो ये दौरा 1-2 दिन का होगा या लंबा भी देखें। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2-3-4 दिन का तो होगा। तो कायरा साहब, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं माफिया का पीछा नहीं छोड़ूंगा, या मैं चला भी जाऊं तो मेरे जो लोग हैं वो माफिया का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपकी नज़र में वो माफिया के पीछे हैं या माफिया उनके साथ? वज़ीर आज़म साहब ने आज तक कुछ माफियाओं का जिक्र जरूर किया है, माफिया 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 कहते रहते हैं। उन्होंने कुछ एक्शंस लिए। मुल्क में दवाइयां महंगी हुई तो उन्होंने कहा कि माफियाज हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। दवाइयां सस्ती नहीं हुई, माफिया का पता नहीं चला। फिर चीनी महंगी हुई, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं माफियाओं का एहतसाब करूंगा। चीनी सस्ती नहीं हुई, चीनी अपने रेट आज भी उसी महंगी रेट पे बिक रही है और अदालतों के कहने के बावजूद बिक रही है। वजीर आजम का नोटिस और वजीर आजम उसका क्लेम कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने उसका जो कमीशन की रिपोर्ट आम कर दी, लेकिन माफिया अपनी जगह खड़ा है। फिर सीमेंट वालों ने यही किया, आटे वालों ने यही किया, तेल वालों ने यही किया। तो वजीर आजम साहब के जितने नोटिस थे, जब उन पे डिटेल बात आई तो बात उनके अपने साए दाएं बाएं आ गई, लिहाजा वो माफियाओं के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए ना कुछ। आज तक माफियाओं को छोड़िए, आज तक वैसे भी वो क्या कर पाए? उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को कौन सा कुछ सुख का सांस लेने दिया है? कौन सा कोई रिलीफ दिया है? कोई नौकरियों में, कोई रोजगार में, कोई पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में, कोई पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी में, कोई इंटरनल सूरत हाल में, कोई सूबाई खुद मुख्तारी के इश्यूज पे क्या किया? कोई इकोनॉमी को ठीक क्या किया? अब कोरोना तो अब आया 3 महीने पहले, कोरोना से पहले इनकी क्या हालत थी? लिहाजा वजीर आजम साहब सिवाय यू टर्न के और क्या करेंगे? और ये भी उनके यू टर्न है। और इस तरह की जो तकारीर हैं वो पता नहीं क्या किसको सुना रहे हैं, क्या घबराहट है उनको, हमें तो नहीं इल्म आ रहा कि वो किसको मुखातब कर रहे हैं कि मैं न भी रहा। वो कहाँ जा रहे हैं? वो न भी रहा तो फिर भी मेरे लोग उनका पीछा करेंगे। तो मुझे नहीं पता वो किससे मुखातब हो रहे हैं। और वो बार-बार मालियाती इदारों ने एक छोटी सी गुजारिश, वो ना बार-बार उनकी जमात के अक्सर लोग और खुद वजीर आजम साहब कहते हैं मैं स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहा हूँ, स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहा हूँ। स्टेटस को की जो फोर्सेज होती है ना जी, वो तो दुनिया भर में मजहबी तबकात होते हैं, दिफाई इदारे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। ये वो चंद तबकात होते हैं जो स्टेटस को की फोर्सेज होती है। वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, वो किसको स्टेटस को की फोर्स कहते हैं और किस लॉजिक के तहत कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जो स्टेटस को समझने का असूल है वो तो ये है जो मैंने गुजारिश की है। लेकिन खान साहब स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं, पता नहीं किस इसमें से किस फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, उनके खिलाफ तो नहीं लड़ सकते, फिर किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? यानी वही बात है कि अवाम सिर्फ बातें करती है, अवाम ये सुनती है या बातें करती है। अवाम का जम्मे गफ़ीर कोई तहरीक नहीं चला सकता, चाहे वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ हो या हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो। जब तक अवाम आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी नहीं होगी, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, चीन का खौफ इतना है कि भारत ने बहुत सी चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें सर फहरिस्त
टिकटॉक की एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी एप्लीकेशन है जिसमें यूसी ब्राउज है, बीगो लाइव है और इस तरह की फेस ब्यूटी ऐप है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस जिस पर पाबंदी लगा दी गई। अब ये ट्रेड रोकने का तरीक़ाकार है या फिर इन एप्लीकेशन से कोई ख़तरा था भारत को जिसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई गई है, और इन पाबंदियों के बाद ये सरहदी कशीदगी में क्या इजाफा होगा या फिर इसमें कोई कमी वाक़ई होने के इम्कानात मौजूद हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट उसामा खिलजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, इस वक्त जो तरीक़ाकार अपनाया गया भारत में, जो एक लहर चली बैन चाइना के हवाले से, वो प्रोडक्ट्स तो बैन नहीं हुए, ये सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस बैन कर दी गई। इससे क्या ख़तरा था? किस तरह की तखरीबकारी होने का ख़तरा था जिसकी वजह से इन्हें बैन कर दिया गया? या सर मुझे बताएं, क्या किसी कबूतर से ख़तरा हो सकता है? सेब से ख़तरा हो सकता है? सेब से ख़तरा हो सकता है। क्या किसी गुब्बारे से ख़तरा हो सकता है? क्या कटी हुई पतंग से कोई ख़तरा हो सकता है? जिस मुल्क के अंदर कबूतर पकड़ने के बाद कहा जाए कि ये जासूसी के लिए आया था और ये पाकिस्तान ने बहुत खौफनाक हमारे खिलाफ साजिश की है, जिस मुल्क में एक सेब को पकड़ के कहा जाए ये भारत के खिलाफ साजिश है, जिस मुल्क में गुब्बारा चला जाए पाकिस्तान से उसे साजिश करार दे दी जाए, कटी हुई पतंग जाके भारत के हदूद में गिर जाए तो उस पर तफ्तीश शुरू हो जाए, तो फिर ये टिकटॉक और ये चाइनीज़ साइट्स, ये तो बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर खौफ की एक ऐसी फ़ज़ा है कि अब उसे हर उस चीज़ से नफ़रत होने लगी है जो चाइना की है। हालांकि भारत की अपनी इकॉनमी जो है वो चाइना की सर पे चढ़ रही है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की है। अब भारतीय हुक्मरान जो हैं अपनी अवाम को पागल बनाने के लिए, उन्हें मुतमिन करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से उनके अवाम मुतमिन हो जाए कि चाइना के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन किया गया है। लेकिन यासर मुझे बताएंगे, टिकटॉक ये साइट्स बंद करने से क्या चाइना को कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है कि इस वक्त भी भारत के अंदर 65% जो है वो चाइनीज़ अशिया बिक रही हैं। इन हालात में भी जब बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, बैन चाइना की जो कैप्स हैं वो भी चाइना से ही आ रही हैं, बाकी चीज़ें भी बिक रही हैं। चाइना का मोबाइल, उस शख्स ने जो लिख रहा है ना कि मैं चाइना के ख़िलाफ़ हूँ, वो मोबाइल भी चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, तोड़े ना मोबाइल चाइना का। ये सारा कुछ हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। ये अपनी आवाम को सिर्फ पागल बनाने के लिए, उन्हें धोखा देने के लिए ये एक ड्रामेबाजी है। उसामा खिलजी साहब, 20% जो यूज़र हैं अब तक के टिकटॉक के, उनकी जो तादाद है वो भारत में मौजूद है। ये एप्लीकेशंस बंद कर देने से, टिकटॉक बंद कर दिया, एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन थी, अब उसका कमर्शलाइज यूज़ शुरू हो चुका था, ये बंद करने से और ये दूसरी जो एप्लीकेशंस बंद कर देने से भारत को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान कितना है, और क्या इससे वाकई कोई ख़तरा हो सकता था? देखें, कई सालों के लिए जो है भारत को दुनिया भर में दुनिया की सबसे अजीम और बड़ी जमहूरियत का नाम दिया जाता है। लेकिन ये जो मोदी सरकार जब से आई है तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बिल्कुल जो जमहूरियत का नामो निशान मिटाने की कोशिश करते जा रहे हैं, और इसमें ये बैन भी आता है। क्योंकि अगर एक एप्लीकेशन है उसके ज़रिए जो है, एक तो आपका जो है एक हक है जो भारत का आइन जो है उनके सिटीजन्स को देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, ये एक सेंसरशिप का टूल है। और दूसरा जो बड़ा इसका नुकसान होगा सेंसरशिप का, इस ऐप्स को बैन करने का, वो माशी है। क्योंकि अगर आप देखें कि टिकटॉक और दीगर जो ऐप्स हैं, इनके ज़रिए इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी दुनिया भर में शुरू हो रही है। और मैं आज पढ़ रहा था कि इंडिया में भी, और ख़ासकर जो नीचे तबके के लोग हैं, वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा मौजूद है, और उनकी जो है आगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनकी जो सोशल मोबिलिटी है, वो बेहतर होती है। ये टिकटॉकर्स तो मेरे ख्याल से एम्बेसडर बनते हैं, अब तो कमर्शलाइज यूज हो सकता है। टीवीसी भी अब ये टिकटॉक के जरिए परवान चढ़ रही है अब तो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से मोदी ने बहुत गलत स्टेप लिया है, और भारतीय जो सिटीजन्स हैं वो भी मेरे ख्याल से इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे। जिस तरह आपने कहा, दुनिया में 20% टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं वो इंडिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई ऐप टिकटॉक है। जब उनको पता चलेगा कि ये ऐप जो है बैन हो गई, ये तो मेरे ख्याल से अंदर से भी जो है मोदी सरकार के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठना शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा जो है, जिस तरह पहले भी कहा गया कि यही है कि एक ऑप्टिकल वो दिखा रहे हैं कि हम चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पहले कहा गया कि आप देखें चाइना की कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया के कितना ज़्यादा ट्रेड होता है चाइना में, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तो मेरे ख्याल से मोदी की हुकूमत में इतना वो नहीं होगा कि वो ट्रेड को जो है ख़राब करें। तो बिल्कुल दिखाने के लिए
कुछ मामूली ऐप स्टोर पे जो ऐप्स नजर आते हैं उनको बैन किया। मेरे ख्याल से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट तो ये बैन भी ये एप्लीकेशंस भी जो होती हैं इसका भी कारोबार म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होता है। आपकी नजर में इसका नुकसान ज्यादा चाइना को हुआ या भारत को हुआ? मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान इसका भारत का ही होगा। इस किस्म की जो सेंसरशिप होती है इसका जो कॉस्ट होता है वो लोकल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा होता है, और इसकी वजह से दीगर जो आईटी का बड़ा मरकज समझा जाता है इंडिया, तो दीगर ममालिक भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कल को हमारे मुल्क की ऐप से हमारे मुल्क की सर्विसेज भी इंडिया में एकदम से बैन हो सकती हैं। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं मुल्क में जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट ना कर सकें बाहर मुल्क से, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होती है। राना साहब, जैसा कि उसामा खिलजी साहब ये बात कर रहे हैं कि ये अपने ही मुंह पे तमांचा होगा इस तरह के जो इकदामात हैं, तो अगर तो ट्रेड रोकनी है तो आप बुनियादी तौर पे सरहदी ट्रेड रोकिए, तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कीजिए। ये स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं उनको डीलिस्टेड करने के मकासद क्या हैं? ये तो लोग जो अपनी निचले तबके की आवाम है, आप अगर देखें, अगर आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन अगर देखी हो तो उस पर अगर आप देखें तो भारत के जो लोग हैं जो दूर दराज के गाँव में बसते हैं वो टिकटॉक पे आके अब व्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो सारे टिकटॉक पे आ गए हैं। उनको जब पता चलेगा जरिया मुआशी ख़त्म हो गया, वो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, तो उनके पास दीगर क्या ऑप्शंस होंगे हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के अलावा? देखें, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारत का अपना होगा, और इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं या वो तमाम तंजीमें, बैनुल अक़वामी तंजीमें जो आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय का नाम लेती हैं, वो भी इस पर बोलेंगे। और दूसरे बात, इंडिया भारत जो है उसके अंदर जितनी इन्वेस्ट करने वाले मुल्क हैं जहाँ से सारा कुछ आ रहा है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को भी बंद करना शुरू कर देंगे। कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना जो है, दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अगर उसके साथ भारत के अंदर ये हो रहा है तो बाकी ममालिक के साथ क्या हो सकता है? देखें, ये भारत, ये खुद ब खुद नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ एक तहरीक बनवा देनी है, और आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में, ज़्यादा दूर नहीं है, चंद दिनों में वो तमाम लोग जो टिकटॉक इस्तेमाल करते थे, जो चाहते थे, जो जिनके जहन में था ये कि ये एक बहुत बड़ी एजुकेशन है, ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, वो लोग बाहर निकल आएंगे। खुद भारत की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो बिजनेस से तल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने बड़ी सरमायाकारी की है, वो किसी सूरत में इसको अफोर्ड नहीं करेंगे। पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है भारत, सरहदी कशीदगी में भी इजाफा होता जा रहा है, हमसाया ममालिक से भी ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, और ऐसे वक्त में आके इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा देना, और ना सी पाबंदी सिर्फ अपनी आवाम को राम करने के लिए, ये इक़दामात पर भारत को मुंह की ही खाना पड़ सकती है, भारत का अपना ही नुकसान होगा। नाज़रीन, भारत में इसराइल के बढ़ते रवाबित और ताल्लुकात और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इन दोनों की मिल के साजिशों पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बड़े अरसे से चलती आ रही हैं और हम उन साजिशों का बखूबी सामना भी कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जब सरहदी कशीदगी बढ़ी भारत की चीन के साथ, तो इसराइल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई भारत में। अब भारत इसराइल के साथ मिलकर कोई घिनौनी मनसूबाबंदी कर रहा है, उसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं और वो भारत को किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है, और भारत उससे पूरी दुनिया में किस तरीके से आया हो सकता है, इसी पर बात करेंगे राना अजीम साहब से। राना साहब, आम हालात में भारत के इसराइल के साथ ताल्लुकात किस हद तक थे, और ये अब सरहदी कशीदगी के दौरान ये किस हद तक बढ़ चुके हैं, और लद्दाख और कश्मीर में किस तरह की मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं? देखिए यासर, मेरे पास इतला है कि बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर में, ये दो जगह पे लगाया जा रहा है, और भारत ने एक प्लानिंग के तहत बाकायदा इसराइल को इस हवाले से ज़िम्मेदारी दी। इसराइल के जो है 321 लोग, 3 to 1 अफराद जो हैं, ये बाकायदा ये रिपोर्टेड हो चुका है कि ये लोग इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं, और अगले चंद दिनों में पहले लद्दाख के मकाम पर ये सिस्टम लगाया जाएगा, उसके बाद मकबूजा कश्मीर में लगाया जाएगा। इन दोनों सिस्टम, चूँकि इसराइल का पास ये बड़े जदीद तरीन सिस्टम है, और इसमें बाकायदा अमेरिका की मुशावरत शामिल है, अमेरिका की रजामंदी, अमेरिका की इसमें इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि भारत और इसराइल जो है ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से इनका गठजोड़ मौजूद है, चूँकि ये दोनों इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ हैं, ये दोनों जो है इस्लामी मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो इसराइल जो
जो है वो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता था, और भारत जो है उसने और इन्हें आपस में गठजोड़ करके अमेरिका ने बीच में अपना किरदार अदा किया, और अब इन्होंने ये फैसला किया है कि चाइना के ख़िलाफ़ जो है अपनी हिकमत अमली को बनाने के लिए इसराइल की एक टीम जो है लद्दाख के किसी एक मकाम पर बाकायदा इस सिस्टम को नस्ब करेगी। आपको खित्ते में आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। मैं आपको बिल्कुल बढ़ेगी भी और बड़ी तेज़ी से जाएगी। हमने ये भी एक फुटेज दिखाई थी, हमारी स्क्रीन पे चल रही है, उस फुटेज में आपको नज़र आएगा कि इस फुटेज में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कुछ फायरिंग हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये फायरिंग जानबूझ के अब कुछ ऐसी जगहों पे की जा रही है कि लद्दाख से सारी तवज्जो उस तरफ चली जाए, और फिर उन जगहों पे जहाँ पे ये सिस्टम लगाए जाएंगे वहाँ पे पहले सिस्टम लगाए जाएँ। सिस्टम लगाने के बाद ये चाइना के साथ किस तरह फड्डा लेना है, चाइना को किस तरह नुकसान पहुंचाना है वो करेंगे, और इधर पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाना है वो करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं इसकी टोटल जिम्मेदारी इजराइल को दी गई है, और उनकी टीम के लोग भारत में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के हवाले से बाकायदा तस्दीक हो चुकी है, और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि एक खौफनाक सा जो कोई काम है, या खौफनाक सा कह सकते हैं साजिश जो है, या कोई ऐसा धमाका हेज़ चीज़ करने जा रहे हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है, और ये सारी साजिश जो है इसमें जो सबसे अव्वल दस्ते का किरदारदार है वो इसराइल का है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊँ, अगर हम तक इतला पहुँच गई है, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो चाइना के पास भी होगी, पाकिस्तान के अदारों के पास भी मौजूद है। वो लोग कहाँ ठहरे हुए हैं, उन्होंने कौन सा सिस्टम लाए हैं, सिस्टम किस जगह पे लगेगा। कल हम बाकायदा अपने प्रोग्राम में एक इनके भारतीय जो फ़ौजी हैं जिसको लद्दाख में रहते हैं उसकी गुफ्तगू भी सुना देंगे। अगर आप कहेंगे तो कल हम अपने प्रोग्राम में वो फ़ौजी भी दिखा देंगे जो सामान लेकर जा रहे हैं, ताकि इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल अया हो जाए, और इनके जो प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि भारत इसराइल ये गठजोड़ है, अमेरिका इसमें जो है इनको ऊपर जिसे कहते हैं ना बड़े का रोल अदा करना वो कर रहा है, और ये सारी एक साजिश है चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस साजिश को इंशाल्लाह चंद दिनों में ये नाकाम हो ही जानी है। लेकिन तबाह हो चुकी है, अपोजिशन खिलाफ हो चुकी है, अवाम भी हुकूमत के दर पे आ चुकी है, और हुकूमत है कि जंगी जुन उसके सर पर सवार है, इजराइल के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी मनसूबाबंदी कर रहा है, तकरीब कारी कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये अवाम को जाना चाहिए, और ये बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को इसका इदराक हो जाना चाहिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।